हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दलों को कैसे सुधारा जा सकता है और ये हमारा आज आखिरी पार्ट है इसका। ठीक है, तो जो हमारा दल राजनीतिक दल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रांतीय पार्टियां क्या होती है, देन राष्ट्रीय पार्टियां क्या होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे इनकी चुनौतियों के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंड ये भी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसमें यदि हम देखते हैं कि दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, यानी कि क्वेश्चन ये भी बनता है ना कि दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग देखते हैं ना, थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड में सोचिएगा कि अक्सर हम जो भी, चाहे कार्टून हो चाहे कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे ये कार्टून बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे भी नेताओं की ही मजाक उड़ाई जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है इसके पीछे का, जरा आप लोग अपने माइंड से लगाइएगा कि ये जो कार्टून है, आप लोग देखिएगा, आपके पास यदि बुक हो या पीडीएफ में ही हो तो आप लोग उसको बिल्कुल चेक कीजिएगा। यहाँ पे जो जो चीजें लिखी हुई हैं कि कैसे इनका मजाक उड़ाया जाता है। कहीं पे भी हो, हम नेताओं के बारे में हमारी थिंकिंग कैसे होती है, अरे हाँ नेता है, मतलब एक पता नहीं कैसे गिरी भावना वाली हमारी होती है कि चलो नेताजी के सामने तो वाह 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 भैया जो भी हो, लेकिन उसके बाद तो हमारी जो सोच होती है नेताओं के लिए वो काफी, मतलब वो कुछ अजीब टाइप की होती है। ठीक है, वो आप लोग समझ सकते हैं आपके अंदर कैसी होती है वो फीलिंग्स, लेकिन ज़्यादातर लोगों के अंदर जो फीलिंग्स होती है सेम ही होती है नेताओं को लेके कि ये तो बस करप्ट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि मैंने नेताओं के बारे में भी आपको बताया था कि उनको जो भी बनाते हैं हम सभी बनाते हैं, हम में से ही वो निकल के जाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा होता है, बट हाँ मजबूरी होती है उनकी, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है कि अब 5 ही साल का है और उसमें जितना फ़ायदा लेना चाहें हम ले सकते हैं। सो अब हम आते हैं अपने पॉइंट में, और यहाँ पे है कि इन दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। यहाँ पे बात की गई है कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार है। यानी कि हमने चुनौतियां देखी थी कि लोकतंत्र के, यानी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंदर लोकतंत्र ही नहीं है, यानी कि उनके अंदर ना तो लोकतंत्र की व्यवस्था में दिखाई देती है, ना ट्रांसपेरेंसी दिखाई देती है, यानी पारदर्शिता की कोई नहीं है, कोई वहां पे जवाबदेही नहीं है। सो यहाँ पे इससे ये जो चुनौतियां, इससे सुधारा कैसे जाए, और सुधारने की कोई कोशिश भी करता है तो क्या ये सुधारने को तैयार हैं। यदि तैयार हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर वे तैयार नहीं है तो क्या उन्हें सुधरने को मजबूर किया जा सकता है। यानी कि वो तैयार यदि नहीं है सुधरने को, हम बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हम आपको सुधारना चाहते हैं और आप नहीं सुधरने को तैयार हैं, तो मैं क्या आपसे मारपीट करूंगी, जबरदस्ती करूंगी कि आप सुधरिए ही। देखते हैं आगे क्या होता है। और उसके बाद क्या होता है कि दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं। हम आप नहीं, पूरी दुनिया के नागरिक क्या है, इन सवालों को लेके परेशान है। कुछ सवाल एक्चुअल में ऐसे होते हैं ना जिनका उत्तर आंसर ही नहीं होता है, यानी कि वो सवाल बन तो जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही हमने एक सवाल की बात की थी, तो वहां पे हमने देखा था, आप याद करिए वो सवाल कौन सा था। उसमें सीधे एनसीईआरटी में ही लिखा गया था कि इसका तो सवाल ही गलत है, कोई आंसर ही नहीं होता इसका। कैसे आप एग्जैक्टली किसी बात को कह सकते हो। तो इसलिए थोड़ा सा उस क्वेश्चन को आप याद करिए, वो क्वेश्चन क्या था। देन उसके बाद क्या होता है कि जिनका जवाब आसानी, यहाँ पे क्या है कि ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला जो है वो कौन करते हैं, राजनेता करते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं, पर उनकी जगह फिर नए नहीं, मतलब कि नए नेता ही लाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या होता है कि हम उन्हें बदल सकते हैं, राइट। उनकी जगह पे नए नेता आते हैं या उनकी जगह लेते हैं। अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते तो कोई उनको सुधारने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। यानी कि अगर ये जितने भी लीडर हैं सुधरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि हम सुधरने की कोशिश करते हैं ना, तो इसमें आप जरा पता करिएगा कि एक ग्राम पंचायत में जो सरपंच जी हैं, मुखिया जी हैं, उनकी पेमेंट कितनी आती है,
और जहाँ तक मुझे पता अभी शायद 1500 के लगभग पेमेंट आती है, ठीक है? आप लोगों के हो सकता है इधर अलग से मतलब कुछ अलग हो, लेकिन अभी तक सर जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं उनकी शायद इतनी ही पेमेंट है। तो अब बढ़ गई हो तो आई हैव नो आइडिया, बट आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या है। तो वहाँ पे 1500 रुपए की पेमेंट के लिए कोई बंदा इतना काम क्यों करेगा? इतना परेशान क्यों हो रहा है? इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है? अभी मैं लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव की बात नहीं कर रही हूँ। एक स्थानीय चुनाव जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, हमारे पंचायत का चुनाव होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि वहाँ पे सरपंच बनने के लिए या गाँव का मुखिया बनने के लिए कोई उम्मीदवार इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा सब कुछ खर्च क्यों कर देता है? एक 1500 रुपए के लिए, जहाँ पे कि उसे समाज सेवा तो आपको पता है कितनी होती है, तो फिर वो ऐसा काम क्यों करते हैं? ऐसा तो नहीं कि उनको प्रॉफ़िट मिल रही होगी, प्रॉफ़िट नहीं मिल रही है और वो खर्चा करने में लगे। आपको क्या लगता है? आपको अभी होप्स है ना कि हम यूपीएससी सिलेक्शन मतलब किसी ना किसी ईयर में या किसी ना किसी अटेम्प्ट में हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ले ही लेंगे। यूपीएससी ना मिला तो कुछ और ले ही लेंगे, हमारा पढ़ना वेस्ट नहीं जाएगा। आप मेहनत कर रहे हो और यदि आपको लगे ना कि हमारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम से मतलब पढ़ रहे हैं, उसका हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, आज नहीं इन फ्यूचर भी हमें नहीं मिलने वाला, आप क्यों यहाँ पे पढ़ोगे? कोई आपको मतलब कोई कितना भी मजबूर करे, आप नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, हम बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते ना, वही छोटी चीज़ें हमारे बड़े तक पहुँचने के लिए रास्ता बन जाती हैं। तो इसलिए हाँ, मतलब छोटों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि अपने देश में राजनीतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में जो प्रयास किए गए हैं या जो सुझाव दिए गए हैं उन पर गौर करते हैं। यानी कि इसमें बताया गया कि वो नेता सुधरना नहीं चाहते हैं, उनको हम मजबूर कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? उनको सुधरने के लिए मजबूर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो अब लीडर हैं, जब उनको मैंने यही बताया ना जो 1500 का एग्जांपल दिया आपको कि 1500 की पेमेंट मिल रही उन्हें, तो जब तक यदि वो सुधर गए ना, तो 1500 में उनका कुछ नहीं होगा। आप देखते हो कि गाँव का एक सरपंच जो होता है, मुखिया जो होता है, बहुत मतलब कि यदि ठीक-ठाक है, उसमें लीडरशिप अच्छी खासी है, तो वो अपने गाँव का तो पता नहीं, लेकिन घर का विकास ज़रूर कर लेता है। और बहुत अच्छा खासा विकास कर लेता है। आप एप्रोक्स लगा के चलिए कि 1 साल में यदि मतलब 2000 या 3000 की जनसंख्या हमारे गाँव में हुई, एक गाँव की मैं बात कर रही हूँ, तो गाँव में आपको पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत का चुनाव कहाँ होता है, नगर पालिकाओं का भी चुनाव होता है, तो वो कहाँ होता है, ठीक है? तो गाँव, प्रॉपर जो गाँव आप बोलते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव होता है और मान लीजिए कि आपके गाँव में 2 से 3000 पब्लिक है। मान लीजिए मतलब बहुत कम से कम मैं बात करूँ तो 2 से 3000 एक गाँव में पब्लिक है, ठीक है? अब जब एक गाँव में पब्लिक 2 से 3000 है यानी कि वोटें 2 से 3000 हैं, वहाँ पे क्या होगा, सरपंच चाहे तो 1 साल के अंदर-अंदर वो 1 करोड़ रुपए निकाल सकता है। 1 साल के अंदर-अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब वो काम करने के लिए बहुत सारे व पैसा वहाँ से आता है। हमारी सरकार यहाँ पे काम करवाने के लिए पैसे देती है, आपको रोड बनाने के लिए, नल बनाने के लिए और भी जो भी सुविधाएँ होती है, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, बहुत सारे आप जिसके लिए हॉस्पिटल बनवाना है, उसके लिए गवर्नमेंट से पैसा आता है। तो ये सारा चीज़ और इनमें भी बँटा रहता है आपस में। ये जो पैसा होता है ना, तो कम से कम मान के चलिए कि कुछ नहीं, एक प्रोजेक्ट इन्होंने हाथ में लिया, तो मान लीजिए कि सब कुछ काम भी तो दिखाना ही पड़ता है, तो काम वगैरह करवा के भी इंजीनियर को देना है, एसडीएम को देना है, तहसीलदार को देना है, मतलब सबको सबका हिस्सा रहता है ना इनमें, तो सबको धीरे-धीरे देते-देते फिर भी सरपंच के पास बच जाता होगा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 25 लाख तक। यानी कि उसकी ज़िंदगी आराम से कट जाती है। वहाँ पे कोई इश्यू नहीं होता है, वो इतना क्या बनाता ही है कि हमारा इतना निकल आए सबको देने के बाद भी और बड़े आराम से उसको निकल आता है। तो और जो बहुत ही मतलब बस गलती से सरपंच बन जाते हैं ना, वो कुछ भी नहीं कर पाते, अपना ही विकास नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि अपना घर भी बेच देते हैं। कुछ ऐसे भी मैंने सरपंच देखे हैं कि ऐसे भी होते हैं कि जो खुद का तो घर भी गिरवी रख देते हैं, अपनी सरपंची में कुछ और करवा ही नहीं पाते हैं और किसी तरह 5 साल तक तो पब्लिक झेलती ही है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, तो अब यहाँ पे वो सुधरेंगे क्यों? यदि सुधर गए ना तो 1500 रुपए में कुछ नहीं होने वाला।
कहीं न कहीं ये भी बात तो यहाँ पे देखी जाती है ना। हालाँकि अभी सबकी पेमेंट बढ़ाई गई है, अब इनके हाथ में यही पेमेंट बढ़ाते-घटाते हैं, अपनी भी पेमेंट बढ़ा-घटा लिए जितना भी है, ठीक है? तो यहाँ पे इसमें अब हम देखते हैं कि इनको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं या सरकार ने क्या-क्या किया है। अब सरकार तो भैया इनकी ही है, अब क्या करते हैं ये लोग। तो इनमें क्या होता है कि विधायकों और सांसदों को दल-बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। यानी कि इसमें सबसे पहले दल बदल के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। कई बार हमारे संविधान में ना संशोधन किया गया। जो आर्टिकल 368 है, ये पूरा क्या बात की है, संशोधन के बारे में ही बात किया गया है। यहाँ पे आर्टिकल आप लिख लीजिए ना, इसको आर्टिकल को लिख लीजिए। आर्टिकल 368 किसके बारे में बात करता है, संवैधानिक संशोधन के बारे में, कि आप किसी भी संविधान में जो भी वर्णित आर्टिकल्स हैं उनमें आप क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। हालांकि जब आप संशोधन के बारे में पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे कई सारे मामले ऐसे आते हैं, जैसे आपने देखा होगा गोलकनाथ मामला, केशवानंद बनाम भारती मामला, बहुत सारे मामले आते हैं, शंकरी मामला आता है। तो इनमें क्या होता है कि धीरे धीरे फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका रहती है, कि सुप्रीम कोर्ट हम कहते हैं ना संविधान का संरक्षक है। लेकिन यहाँ पे अब दोनों में ना आप जब उसको पढ़ोगे, बहुत अच्छी खासा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इन दोनों में ही काफ़ी टक्कर रहती है, संसद में और सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास भैया पावर हमने पढ़ी है कि हाँ स्वतंत्र है, लेकिन वो तो आर्टिकल हमारे संविधान में ही लिखा गया है ना। संविधान बनाया किसने था? तो वहाँ पे जब तक तो नेहरू जी की सरकार थी, हमारा सुप्रीम कोर्ट आप मान के चलिए कि चलिए ठीक ठाक था, मतलब सरकार के उसमें ही रहता था, फेवर में। धीरे धीरे ना सुप्रीम कोर्ट को अपनी पदवी का एहसास होने लगा था, अपने ओहदे का, और वो धीरे धीरे उनकी बातों का क्रॉस करने लगा था कि हम नहीं मानेंगे, संविधान जो कहता है हम वो मानेंगे। यानी कि पूरा इसने संविधान, आपने देखा हम पढ़ते 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जो भी इसमें जोड़े गए थे 3-4 वर्ड। तो ये क्यों जोड़े गए थे? संशोधन हमें प्रियम्बल में भी करना पड़ गया था। क्यों करना पड़ गया था? कि सुप्रीम कोर्ट उसमें बाधा बन रहा था कि आप जब चाहें, जैसा चाहें, जिसको चाहें नहीं बदल सकते। हमने चाहा आज 9वीं अनुसूची बना दें, कल 10वीं अनुसूची बना दें। यानी कि संसद वाले जो भी थे, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, उनका मन किया कि 9वीं अनुसूची हमारे लिए खतरा पैदा कर रही, संपत्ति का अधिकार हमारे लिए खतरा है, हम उसको डाल देते इधर 9वीं अनुसूची में, उसको हटा देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, किसी की जमीन हड़प लेते हैं। हमने देखा कि दल बदल हो रहा, 10वीं बना देते हैं, 11वीं बना देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी आया था कि आपको क्या करना, आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, लेकिन मूल अधिकार खत्म हो जाए या मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, ऐसा संशोधन आप नहीं कर सकते हो। यानी कि जो हमारे मूल अधिकार मिले हुए हैं, तो मूल अधिकार आपको पता होगा भाग 3 में है, ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें से आपको पता है कि जिसमें भी संशोधन होता है, चाहे वो आर्टिकल 14 में हो, 15 में हो, 16 में हो, 17, 18, किसी में भी संशोधन, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आरक्षण का जो मामला था 15 और 16 में संशोधन किया गया था। तो इनमें आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये है कि जब जैसे ही मुझे ये लगा कि ये उल्लंघन कर रहा है सीमाओं का, तो ये मान्य ही नहीं होगा, जीरो मान लिया जाएगा। तो ये संशोधन की प्रक्रिया, खैर इसके बारे में हम लोग अपना डिटेल से पढ़ेंगे, डोंट वरी, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। अभी मैं सब कुछ क्लियर, मतलब अपना तैयार करके रख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे बस आप इतना नोट कर लीजिए कि संवैधानिक संशोधन हमारा आर्टिकल 368 में आता है, और ये 10वीं अनुसूची में जब संशोधन होता है ना, तो 10वीं अनुसूची लाई जाती है संविधान में, एक 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, और जिसमें बात की जाती है दल बदल कानून की। दल बदल कानून का मतलब, दल बदल का मतलब तो आप समझ चुके थे कि कोई एक पार्टी का लीडर यहाँ से अपना दल बदल के दूसरे पार्टी में चला जाता है। यानी कि मान लीजिए मैं एक बीजेपी की सदस्य हूँ, मान लीजिए, ठीक है, मैं हूँ नहीं, मान लीजिए आप कि मैं एक बीजेपी की सदस्य हूँ, आप एक कांग्रेस पार्टी के लीडर हो। मैं क्या करती हूँ कि बीजेपी से असंतुष्ट हूँ, मैं अपनी पार्टी छोड़ के, अभी सत्ता पे है हमारी सरकार, हम क्या करते हैं, अपनी पार्टी छोड़ के आप में आके शामिल हो जाते हैं। और जब हम आप में आके शामिल हो गए, हमने क्या कर लिया, अपने दल का बदलाव कर लिया।
यानी कि हम बीजेपी के थे और बीजेपी से हमें सीटें मिली हुई थी, बीजेपी से ही हम वहाँ के जीत के विधायक बने हुए थे। लेकिन हमने क्या किया, उस पद को छोड़ के आपके यहाँ पे आ गए हम, आपकी पार्टी को हमने ज्वाइन कर लिया, यानी कि हमने अपना दल को बदल दिया, बीजेपी से हम कांग्रेस वाले हो गए। तो इस तरीके से ये होता है हमारा दल बदल। और इसी के लिए कानून लाया गया था कि ऐसे में तो बहुत बवाल हो जाएगा ना, जब चाहो जैसे चाहो, मतलब आप बदलते ही रहो। अभी मैंने कल आपको बताया था ना कि एक केस हम पढ़ने वाले हैं, ये दल बदल के बारे में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसका एक ही चैप्टर बचा है, उसके बाद हम अपना 11th चैप्टर शुरू करेंगे, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा हमें। तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्रिपरिषद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया है। और यहाँ पे क्या होता है, पैसे की भी लोभ होता है। देखो यार, पैसा सब कुछ करा सकता है। जहाँ पे ना, मतलब आप देखते हो, हम मूवीज में देखते हैं, कहीं पे भी देखे, पैसे में ही सब कुछ ऐसा टारगेट कर देते कि बस पैसा ही सब कुछ है, राइट। और रियल में भी कहीं ना कहीं पैसा कहीं किसी को बहुत ऊंचा बना देता है, किसी को बहुत नीचे गिरा देता है। तो ये सारी चीजें होती है। और इसमें बताया गया है कि नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले संसद सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। यहाँ पे पहले क्या होता था कि जो दल बदल देते थे ना, वो उस सीट पे बना रहता था। यदि मान लीजिए 2 दिन बाद आना चाहे तो उसे वही सीट होगी। लेकिन अब ये जब कानून बन गया, 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई, ये दोनों चीजें लिख लीजिएगा आप। दल बदल तो लिख ही लीजिएगा क्या होता है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, दल बदल जो है वो अनुसूची 10वीं में रखा गया है। और इसके बाद ये आर्टिकल यानी कि संविधान में संशोधन कब होता है, तो संविधान में संशोधन हमारा 368 अनुच्छेद के तहत होता है। संविधान के किसी भी आर्टिकल में संसद संशोधन कर सकती है, या संसद के पास ही पावर है। ये भी समझिएगा कि संसद के पास पावर है। अब संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आती हैं, और संशोधन के लिए इनमें से 3 विधेयक जो भी होते हैं कि सामान्य बहुमत से आप पास कर सकते हो, या विशेष बहुमत के द्वारा, या अल्प बहुमत के द्वारा। तो बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट होते हैं कि आप किस विषय को किस तरीके से हम पास कर सकते हैं, तो वो फिर अलग मैटर है। उन सबको समझेंगे, बस यहाँ पे जितना है अभी उतना ही समझते हैं तो बेटर है। बस ये 2-3 चीज़ें आप नोट कर लीजिए। देन उसके बाद इस नए कानून में क्या हुआ कि अपनी सीट गंवानी होगी। और इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि पार्टी के विरोध में कोई भी आप आवाज नहीं उठा सकते हो। पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता, यानी कि पार्टी के जो लीडर होते जो भी फैसला करते हैं, उसमें क्या होता है कि सांसद और विधायक को उसे मानना ही होता है। यानी कि जो सांसद होते हैं और विधायक होते हैं, उन्हें क्या होता है, मानना ही होता है। दूसरा आता है कि उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया, और इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया। और इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी। ऐसे मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा, राइट। अनिवार्य ही कर दिया था कि देना ही पड़ेगा, जिससे कि जो भी उम्मीदवारों के बारे में जो भी आम पब्लिक थी उन्हें थोड़ा बहुत सूचनाएं मिलने लगी। पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही है या गलत, यह जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं। अब लो, सिस्टम यहाँ पे भी हो गया कि एक करप्ट लीडर है। वो आपने दागी वर्ड सुना होगा, मैंने इसके बारे में चर्चा भी की थी। तो ये जो दागी होते हैं ना, दागी लीडर, आपने देखा होगा कि दागियों को इतने इतने दागी निकले, इतने दागी। इनका मतलब क्या होता है कि जिनके पहले से ही केसेस चल रहे थे और वो आज बढ़िया अच्छा खासा शासन कर रहे हैं। यानी कि एक लीडर के पास, मान के चलिए एक विधायक या सांसद के पास 10-15 केस, तो मान लीजिए कि उनमें से 2-3 केस मर्डर के भी हो सकते हैं, कुछ घोटाले के हो सकते हैं, कुछ किसी के हो सकते हैं, उनके मतलब पुलिस में केस दर्ज है। फिर भी यहाँ बढ़िया शौक से आराम से वो सत्ता पे राज कर रहे हैं। इन्हें हम दागी विधायक कहते हैं। आप दागी विधायक के बारे में जरा गूगल पे सर्च करके पढ़िएगा।
कि क्या होता है इसके बारे में अभी हाल-फिलहाल में कुछ कानून भी लाए गए थे कि जिनके पास मतलब जो भी जेल वगैरह में सज़ा काट के आते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। कुछ ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है, थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो इनमें क्या होता है, यहाँ पे सूचनाएँ अब उम्मीदवारों मतलब इसमें सूचनाएँ इसीलिए दी गई कि इसमें से सारी ब्यौरा हमें पता चल जाए। लेकिन अब इसमें सही-गलत का कोई वही नहीं था कि क्या सही, क्या गलत, जो भी आप लिख के दे दो, हम समझ लेंगे कि आप बहुत ईमानदार हो और आपने सही दिया है। सुप्रीम कोर्ट समझ लेगी कि आप बहुत ईमानदार हो, या इलेक्शन कमीशन जिसे भी आप दोगे, तो वो ये समझ जाएगा कि भैया आपसे ईमानदार कोई नहीं, जो आप कह रहे हो सही है। हम कह रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक भारत के नागरिक हैं, काफ़ी ईमानदार हैं। अब हमें अच्छी बातें ही लिखनी पड़ी थी, और भले ही हम अंदर से बहुत ही एक क्रिमिनल मतलब कूट-कूट के हमारे अंदर उसका गुण भरा हो और हम करते भी हों, लेकिन हमने उसमें लिख दिया हम भैया बहुत अच्छे। पब्लिक को भी पता चल गई, वाह! ये लीडर तो काफ़ी बेटर है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो उनका तो अपना वर्चस्व जो भी है बनता गया, क्योंकि यहाँ पे सही गलत का कोई वही नहीं था। और अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते हैं कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर क्या हुआ कि अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा या नहीं। यानी कि जब इनमें कोई व्यवस्था ही नहीं है, और हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें अमीरों का या अपराधियों का जो भी था। आप देखोगे ना, ज्यादातर लीडर आपको यही दो क्षेत्र के देखने को मिलेंगे। ये एक तो मैंने बताया था ना कि जो बहुते पढ़ लिख लिए वो तो डीएम बनने जा रहे हैं, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा ज्ञान आ गया वो साइंटिस्ट बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, या फिर यूपीएससी में आ जाते हैं। और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े, बोलना आता है जिन्हें अच्छा खासा, राजनीति में वही कूद पड़ते हैं, वही चाहते हैं जिन्हें अच्छी खासी गुंडागर्दी करनी आती है, जिन्हें अच्छा खासा लोगों को सीधे उड़ाना आता है, और जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, और यही लोग आ पाते हैं। जरा आप सोचिए कि आप सोचते हो कि आप राजनीति पे जाओगे, और आप सोचते भी होगे ना, तो चलिए अच्छी है, हाँ पहला वोट मेरा ही होगा, आप लोग चलिए। ऐसा नहीं कि राजनीति बहुत खराब है, लेकिन मेनली होता है ऐसा, हम देखते हैं, देखने को यही मिलता है, क्योंकि यार हम लोग जाएंगे ना, एक नॉर्मल इंसान जाएगा, उसे कहीं वर्चस्व ही नहीं मिलने वाला। सही बात तो ये है। एक पैसे वाले को सब पहचानते हैं, एक अपराधी को सब पहचानते हैं, क्योंकि जो जितना ही झूठा होगा वो उतना ही उछलता है, उसे सब पहचानेंगे। लेकिन हमें कोई नहीं पहचान रहा, हम एक बहुत ईमानदार हैं, हम बहुत अच्छा अच्छा करना चाहते हैं, बट हमारा कहीं पे भी हम डूब जाएंगे, जाएंगे भी ना तो डूब जाएंगे, क्योंकि इनके सामने, इन दोनों के सामने हमारा कोई वर्चस्व है नहीं, और ना ही हम बना पाएंगे। सारी उम्र लग जाएगी। किसी के अंदर यदि ये जिद हो कि नहीं मैं तो कर लूँगा, तो मान के चलिए कि आपकी पीढ़ी सुधर सकती है, लेकिन आपकी तो उम्र ख़त्म हो जाएगी बस इसमें कि मैं कर लूँगा, क यहाँ मुझे जाना चाहिए। यदि आपके पास पैसा है, थोड़ा बहुत आपके पास पावर भी है, तो ही हम यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत टिक सकते हैं, वरना ये दुनिया है, यहाँ पे हमें टिकने ही नहीं दिया जाएगा। पता नहीं कहाँ हमें गाड़ दिया जाएगा और हम ऊपर नहीं उठ पाएँगे। आप कभी देखते हो बहुत अच्छा आपके क्षेत्र में ही कोई अच्छा खासा ईमानदार लीडर हो, आप उसे चुनने की बहुत ही कम कोशिश करते होगे। हम खुद ही नहीं चुन पाते उसे। उसके पास खुद का घर नहीं, खुद की पैसा नहीं, ईमानदारी लेके हम क्या करेंगे? जबकि लीडर चुनना हमें। हम जानते हैं कि वो देश का विकास कर सकता है, हमारे गांव का विकास कर सकता है, हमारे शहर का विकास कर सकता है, लेकिन हमारे हाथ उसके चुनाव चिन्ह पे अपनी मतलब उंगलियां नहीं रख पाते हम। और ये बिल्कुल आम बात है, क्योंकि हम आप यहाँ टिकने वाले इन लोगों के सामने नहीं है, और आज भी यही सिचुएशन चल रही है। इसीलिए बताया गया कि इसमें हम नहीं कह सकते ऐसा कि मतलब इसका जो प्रभाव है वो घटा या बढ़ा है। देन उसके बाद क्या आता है कि चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने इन्हें कह दिया था कि आप सांगठनिक चुनाव कराओगे और आयकर रिटर्न भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। और दलों में ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। पर कई बार क्या होता है कि सिर्फ खाना पूरी करने के लिए होता है, और यह बात यानी कि ये बात अभी नहीं, लेकिन बाद में यदि हम बात करें तो अभी नहीं कही जा सकती कि इससे राजनीतिक दलों के अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ। यानी कि अभी फिर भी इलेक्शन कमीशन कितना करने के बाद भी हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे अंदरूनी शक्ति जो थी, हमने पढ़ा था ना कि लोकतंत्र ही नहीं है वहाँ पे, तो वो कमज़ोर है।
और इसके अलावा क्या होता है कि राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं। दिन आता है हमारा कि राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, यानी कि सभी दल जो हैं वो अपने सदस्यों की क्या रखेंगे, एक लिस्ट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अपने संविधान का पालन करें। पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए, यानी सबसे बड़े पदों का खुला चुनाव आप कराओ। ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। खुला चुनाव तो होता है, लेकिन वो भाई भतीजा तो अपना चलता ही रहेगा। देन उसके बाद हमारा आता है कि राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 जरूर टिकट दे और इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि औरतों के लिए खैर आरक्षण है चुनाव में। SC ST वालों के लिए भी आरक्षण है, सबके लिए मतलब अलग अलग से आरक्षण है। देन उसके बाद क्या होता है कि चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है। इसमें थोड़ा सी टॉपिक को समझिएगा आप। यहाँ पे क्या बताया गया है कि चुनाव का खर्च सरकार उठाए। चुनाव का खर्च कौन उठाए? सरकार उठाए। खैर जो पार्टियां होती, मैंने आपको कल बताया था, इन्हें फंड मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हें क्या देती हैं? फंड देती हैं। उसके बाद यहाँ पे भी बताएगा फंड में भी काफ़ी ज़्यादा फिर करप्शन कर ही लेते हैं मतलब कहीं पे भी ये भ्रष्टाचार ना, आपका एथिक्स का एक पूरा यूनिट है, आप देखोगे उसमें। तो ये भ्रष्टाचार वर्ड जो है बहुत घुल मिल गया हम लोगों से। यहाँ पे क्या होता है, चुनाव का खर्च जो है वो सरकार उठाएगी। इसमें बात मतलब सरकार को उठाया जाना चाहिए और सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यानी कि सरकार क्या करे, पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है। यानी कि पेट्रोल आप जैसे कि चुनाव के लिए, हम चुनाव प्रचार के लिए गाड़ियां लगाते हैं। आपको पता होगा कि मतलब कई सारी हमारी गाड़ियां चलती हैं, वहाँ पे वो अनाउंस करते रहते हैं। तो उसमें क्या होगा कि पानी से तो वो चलती नहीं है, पेट्रोल लगेगा। ऐसे नहीं कि पेट्रोल ले सरकार दे कि आप किसी के ऊपर डाल के माचिस मार दो रिता दो उसको, ठीक है। तो वो नहीं है। हाँ, आप गाड़ियों के लिए जो भी है कागज, हमें पर्चे भी छपवाने पड़ते हैं। फ़ोन का जो भी अपना रिचार्ज वगैरह होता होगा, शायद इसके बारे में ही बात की गई हो। और उसके बाद क्या होता है, या फिर पिछले चुनाव में मतों के अनुपात में नगद पैसा दे दिया जा सकता है। यानी कि पिछले चुनाव में जितना भी हुआ था तो उसके हिसाब से लगा था, उसके हिसाब से आप नगद पैसा भी दे सकते हैं, पेट्रोल, कागज, ये चीज़ें लिख ले लीजिएगा कि सरकार यदि इनकी हेल्प कर सकती पार्टियों की, क्या क्या दे सकती है। तो वो पेट्रोल के साथ ही मदद कर सकती है, कागज के साथ या फोन, ठीक है। और उसके बाद यदि नहीं है तो पिछले चुनाव में मिले मतों का के अनुपात में नगद पैसा दिया जा सकता है। यानी कि इन्हें नगद पैसा भी दिया जा सकता है। ये गवर्नमेंट के द्वारा बात की जा रही है, किसी के फंड वगैरह नहीं, गवर्नमेंट देगी ये, जो भी राजनीतिक दल होंगे उनके लिए, ठीक है। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना, लेकिन राजनीतिक दल इन सुझावों को बिल्कुल भी नहीं माने हैं। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनसे कुछ सुधार हो, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों को जरूरत से ज़्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। यानी कि जितने भी दल है उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा आप जकड़ोगे ना तो नुकसानदेह ही होगा। हम संशोधन पढ़ेंगे ना, वहाँ पे देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना पावर दिखाना चाहा तो संसद ने कहा भैया तुम तो रहने दो, हमने ही तुम्हें बनाया, चुपचाप बैठे रहो, यहाँ पे हमारा ही पावर चलेगा। यानी कि 368 रख दिया कि हम किसी को भी आर्टिकल कोई भी हो, चाहे वो मूल अधिकार हो चाहे कोई भी हो, हम उसमें संशोधन करेंगे संविधान के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हम संविधान के अनुसार बात करेंगे, संविधान में जो ही लिखा चलो संविधान में ही संशोधन कर देते हैं, काम खत्म। आप जहाँ पे बात करोगे हमारे अपने भलाई के लिए, तो राजनीतिक पार्टियों पे भैया हम बना रहे हैं, सवाल उठाते जा रहे हैं, उनके लिए कानून खड़ा करते जा रहे हैं। कौन कानून खड़ा करेगा? नियम तो वही बना रहे हैं, बिल तो वही पास कर रहे हैं, उनका तो सब कुछ अपना है ना। और ये जो थोड़े बहुत हैं बेचारे, तो उन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं बनाए गए हैं। और जब उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं तो स्वतंत्र तो हैं, लेकिन अब इतना भी नहीं है कि हाँ मतलब कुछ भी कर ले।
वो होता है ना कि मतलब आपको यदि मतलब कोई घर पे मम्मी पापा हैं हमारे और हमको बहुत ज़्यादा छूट दे रहे हैं, तो पता चले कि हम मम्मी पापा के ऊपर ही शासन करने लगे कि अब तुम्हें ही हम नियम कानून सिखाएंगे। सबसे पहले हमें तुमने लॉ पढ़ाया, अब हम तुम्हें सिखाएंगे कि घर में कैसे रहा जाता है। एक साइड तुम रहो, एक साइड पापा रहे, एक साइड मम्मी रहे। अब हमने घर में ही शुरू कर दिया कि चलो तुमने ही हमें सिखाया। जैसे वो एक मैंने कहानी बताई थी आपको, हाँ, भस्मासुर वाली, कि शंकर जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, भैया जाओ जिसके ऊपर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। उन्होंने कहा चल भैया, तुमने दिया मुझे आशीर्वाद तो मिल गया, तुम पे ट्राई मार लेते हैं भस्म होगे कि नहीं, क्योंकि वो ना प्रैक्टिकल करके देख ही लेते हैं। सबसे पहले तुम इन पास में हो, नजदीक में हो। अब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे भस्मासुर। अब उनको क्या लगा कि मतलब अब हम किसे ढूंढेंगे, कौन सी पब्लिक पे हाथ रखने जाएंगे। अभी तो भोलेनाथ बाबा यहाँ पे हैं, उन्हीं पे हाथ रख के आजमा लेते हैं क्या होता है। उनकी भगदड़ मच गई थी कि कैसे यहाँ से छुटकारा पाके हम भागे। तब विष्णु जी को औरत बन के आना पड़ा। तो कुछ ऐसे होता है कि उनको अपने आशीर्वाद में ही फंस जाना पड़ता है। तो अब वो इलेक्शन कमीशन भी यदि कुछ ला रही ना तो वो खुद ही फंस जाएगी, यदि आप राजनीतिक दलों पे ज़्यादा पाबंदी लगा रहे हो तो। हालांकि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी स्वतंत्र है। बस थोड़ा सा आप मेरी भावनाओं को समझिएगा। मैं जो कहना चाह रही हूँ कि जो हमारा निर्माता है, क्योंकि संविधान में यदि संसद, हमने बात की कि संशोधन कौन कर सकता, सिर्फ संसद, और संसद में यही राजनीतिक दल के व्यक्ति बैठे हैं और इन्हीं पे हमने शासन कड़ा किया ना, तो खतरा ही खतरा है। और उसके बाद क्या होता है कि इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। और इसके अलावा क्या होगा, यानी कि अब वो खतरा मैंने अपने हिसाब से बताया। अब इसमें जो बताया जा रहा कि नुकसानदेह तो हो सकता है, और इससे सभी दल कानूनों को दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे कि एक रास्ता तुमने अपनाया, हम दूसरा रास्ता चुन लेंगे। तुमने कानून बनाया, हम दूसरा चुनेंगे। अभी सीधे सीधे कर रहे हैं, बाद में टेढ़े मेढ़े से करेंगे तो हम आइए। उसके बाद क्या है कि इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते। यानी हम उन्हीं के लिए कानून बना रहे हैं और आप सोचते हो कि वो पास कर देंगे, इम्पॉसिबल है। देन उसके बाद क्या होता है, दो और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। यानी सुधार की बात की जा रही है कि इतना अच्छा हो जाए, लेकिन वो हम लोग को बोल रहे हैं ना इतना अच्छा हो जाए। अब जिन्हें बिल पास करना है हम तो बोल देंगे, हमारा राय देना काम है, दे देंगे। लेकिन अब जिनको बिल पास करना है और जब वो देखेगा कि भाई ये तो हमारा ही गड्ढा खोद रहा है, तो वो आपको लगता है कि बिल पे सिग्नेचर करेंगे, चलो पास कर देते हैं यहाँ पे, मतलब अपनी सहमति दे देंगे। इम्पॉसिबल है यार। और उसके बाद क्या होता है कि जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता, पहला तरीका यह कि राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का यह काम चिट्ठियाँ लिखने, यानी कि आप क्या करो, राजनीतिक दल में जो भी काम हो रहे हैं ना, आप चिट्ठियाँ खूब सारी लिखो। उसके बाद चिट्ठियाँ लिखने, प्रचार करने और आंदोलनों के जरिए किया जा सकता है। तो आप चिट्ठियाँ लिख सकते हो, और प्रचार कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो। देन उसके बाद दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। और अगर दलों को, ये दबाव समूह का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, यदि आपको याद हो तो दबाव समूह हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आंदोलन और मीडिया के माध्यम से काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार ना करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी, तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। और जैसे हमेशा होता, अभी कृषि आंदोलन जो भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद सुधार का दूसरा तरीका है कि सुधार की इच्छा रखने वालों को, मतलब रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना लोकतंत्र की गुणवत्ता, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा ना ले और बाहर से ही बातें कर रहे हों, यानी कि बाहर से बातें करते रहें, तो सुधार मुश्किल है। यानी कि आम नागरिक हिस्सा नहीं लेंगे तो ये सुधार होना मुश्किल है। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। हम इस बात की चर्चा फिर आखिरी अध्याय में करेंगे, यानी लास्ट चैप्टर में। अभी हम यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल अब हम क्या कह सकते हैं, आप इतना सारा सब कुछ समझ के, इतना बवंडर हमने पढ़ा, इतने से हमें तो सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि यदि लोकतंत्र में बेहतर व्यवस्थाएं बनानी है तो पब्लिक अवेयर होनी चाहिए। लोकतंत्र को यदि आपको जीवित रखना है तो आप सजग हो, आप जागरूक हो,
लोकतंत्र हमारा हमेशा जीवित रहेगा, क्योंकि जब भी हमारे खिलाफ कोई भी संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है, तुरंत हम उठ खड़े होंगे कि तुम चुपचाप इसे हटाओ, वापस लो, इसमें सुधार करो, हमें ये मान्य नहीं है। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सोच समझ के बनाएगा, एक तो सोच समझ के बनाएगा, और बना भी देता तो जो हम चाहेंगे वो करने को मजबूर भी होगा वो। अब ऐसा नहीं कि हम गलत ही चाहें, हम जो चाहेंगे सही चाहेंगे। और हमने देखा भी था कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है ना, तो एक दिन की प्रोसेस वो नहीं होती है। खैर, कहीं ना कहीं उसको भी सत्ता में आना रहता है ना, तो ये एक दिन की उनकी प्रोसेस नहीं होती कि एक दिन में उन्होंने मन में विचार आया, रात में सपना आया, चलो आज कृषि बिल पास ही कर देते हैं, सुबह उठे दनादन पास कर दिए। तो ऐसे नहीं होता है, काफ़ी मतलब पूरा जांच पड़ताल होती है कि कमीशन वगैरह बैठाए जाते हैं, उसके बाद ही होती है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ आयोग की कमेटी का गठन किया है, कुछ सरकार के द्वारा भी किया गया है ये कृषि बिल को लेके, ठीक है। अब देखो इसका निर्णय क्या होता है। अभी तो आखिरी शायद 10वीं बार बैठक हुई है कल या परसों। अभी और भी कुछ होना है, और भी बैठकें वगैरह होंगी। हाँ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी साफ मना कर दिया है कि अब जब तक इसमें कोई फैसला नहीं होता, ये बिल वगैरह कोई मान्य नहीं होगा। तो अब इसमें तो ठीक है कि अभी थोड़ा सा शांति तो है, लेकिन इसका समाधान तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी ना। तो कहीं ना कहीं बिल में थोड़ा बहुत कमियां हैं, बट तो बिल में अच्छाइयाँ भी हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। खैर, अब इसका जो भी निर्णय आएगा तभी हम बात कर पाएंगे कि क्या कैसे है, क्योंकि आधे अधूरे में ना बहुत खतरनाक होता बोलते हैं ना। तो अब हम कल पढ़ेंगे अपना ये जो लोकतंत्र के परिणाम है इसके बारे में, और ये चैप्टर जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करके हम 11th क्लास में आने वाले हैं, क्योंकि वहाँ उसको पढ़ाने के लिए मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो रही हूँ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। हमने अभी तक जितना समझा ना, रिवाइज करके रखिएगा आप, ये वो सारी चीज़ें हमारे अब काम में आने वाली हैं, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा जितना भी पढ़ रहे हैं अभी रिवाइज करते जाइए, और साथ साथ अपनी अलग से भी चीज़ें करते जाइए। करंट अफेयर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे कहीं से भी कीजिए, चाहे फिर दृष्टि की वेबसाइट से कीजिए, चाहे विजन की मैगजीन ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, बस रेगुलरिटी बनाए रखिए। बस यही मेरा है कि आप रेगुलर करिए जो भी करिए।